हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अतीश कुमार पांडे। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं नेचुरल रिसोर्स, जो कि बहुत कम टाइम में आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा और आपको देखते रहिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। और हो सकेगा तो एक कॉपी पेन लेके आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर और में जो अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से, उसी बेस पे आपका ये नोट्स बनाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि एवरीथिंग रिसोर्स की बात करते हैं। तो एवरीथिंग जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और जिसको हम अपनी ह्यूमन नीड के लिए यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक्सेसिबल है, इकोनॉमिक फीजेबल है, कल्चरली एक्सेप्टेड। देखो, रिसोर्स क्या होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं। एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट दैट कैन बी यूज सेटिस्फाई आवर नीड, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। विच इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये नहीं कि आपको कोई कल्चरल इफेक्ट हो, ये सारी चीज़ इन चीज़ों में इकोनॉमिकली फिजिबल हो, कि हाँ हमारे ज़रूरी नहीं कि अगर मैं 10 किलो लोहा निकालना है तो हम मात्र 1,000 का काम करें तो मैं 10 किलो लोहा निकालूँ, तो उसमें वो नहीं, हमारी इकोनॉमी हर पर्पज़ से हमारा प्रॉफिट हो। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्स। तो टाइप ऑफ रिसोर्स में हम लोग देखते हैं तो देखिएगा कि पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे आपके दो होते हैं, बायोटिक एक अबायोटिक। एक बायोटिक जो बायोलॉजिकल होता है, एक होता है लिविंग नॉन लिविंग। और उसके बाद दूसरे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉर्जिबिलिटी। एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। एक होता है जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे आपकी एयर है और उसके बाद सनलाइट है, ये सारी रिन्यूएबल। वाटर है, ये रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल में आता है जैसे पेट्रोलियम हो गया, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो बेसिस ऑफ ओनरशिप ये जो होते हैं इंडिविजुअल, जिसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। कम्युनिटी ओन्ड, मतलब जो एक कम्युनिटी मिलके जिस ओन करती है। और तीसरा है जैसे एक स्पेसिफिक एरिया पर सबका कब्जा हो, तो कम्युनिटी ओन। और तीसरा होता है नेशनल रिसोर्स, जो इंडिया का हो, मतलब जो नेशनल लेवल पर हो। तीसरा होता है इंटरनेशनल। अब ऑन द बेसिस आप अगर स्टेटस डेवलपमेंट की बात करें तो पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलपमेंट रिसोर्स और स्टॉक और रिजर्व, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो टाइप ऑफ रिसोर्स में यहाँ पे देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो सोर्स ऑफ देयर आर टू टाइप ऑफ, एक होता है बायोटिक रिसोर्स, एक होता है एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, हैव लाइफ, वो जैसे ह्यूमन बीइंग, लाइफ स्टॉक, फ्लोरा, फोना, ये सारे होते हैं बायोटिक रिसोर्स जो नेचुरली होते हैं। एबायोटिक रिसोर्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे एग्जांपल रॉक, मेटल, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग है, ये एबायोटिक। बायोटिक जो लिविंग है और बायोबायोटिक जो नॉन लिविंग है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉर्सिबिलिटी, मतलब रिसोर्स आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल वो होते हैं जिनको हम कैन बी रिन्यू रिप्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर नॉन रिन्यूएबल। जिसको हम फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा रिन्यू कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में हम लोग देखते हैं कि दीज रिसोर्स टेक मिलियन ऑफ द ईयर एंड फॉर्मेशन ऑफ द रिसोर्स लाइक मेटल एंड रिसाइकलेबल एंड सेम लाइक फोसिल फ्यूल्स, ये सारी चीज़ें जो हम नॉन रिन्यूएबल, जैसे जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं बट मतलब उसको रिन्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे फोसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकिल एंड गेट मतलब हम उसको रिसाइकिल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं तो रिसोर्स आर इंडिविजुअल होते हैं, कम्युनिटी होते हैं, ओन, नेशन एंड इंटरनेशनल। तो इंडिविजुअल की बात करते हैं तो रिसोर्स ओन प्राइवेटली, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनका सेपरेटली अलग होता है, ये प्लांटेशन, पास्चर और फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं, आपका इंडिविजुअल रिसोर्स होता है। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्स। कम्युनिटी जो दीज रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, ऐसा रिसोर्स जहाँ पे सारे जो कम्युनिटी, एक स्पेशल जैसे अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं, एक पूरी कम्युनिटी का जिस पे अधिकार हो, वो हमारा कहलाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब वो हमारा कहलाता है कम्युनिटी रिसोर्स, सॉरी। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड, ये सारी चीज़ें। और बात करते हैं नेशनल रिसोर्स की, तो ऑल द रिसोर्स विद इन द पोलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियन आर नोन एज नेशनल रिसोर्स। जैसे जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ओशियन से सारी चीज़ों मिलकर बना होता है, वो सारे हमारे होते हैं आपके नेशनल रिसोर्स, कैनाल, रोडवेज, रेलवेज, ये सारी चीज़ें। इंटरनेशनल रिसोर्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल इज साइंटिफिक पैनल ऑफ द एक्सपर्ट एंड एम टू हेल्प नेशन एंड नेचुरल रिसोर्स सस्टेनेबल विदाउट कंप्राइजिंग इकोनॉमिकल एंड ग्रोथ एंड ह्यूमन नीड्स। तो इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल जो साइंटिफिक पैनल होते हैं, एक्सपर्ट
दैट एम हेल्प टू नेशन, जिसका काम होता है कि किसी नेशन को डेवलप करना, एंड सस्टेनेबली विदाउट कंप्रोमाइजिंग, मतलब कि एक हम सस्टेनेबल मतलब फ्यूचर के लिए बचा के प्लस में नो कंप्रोमाइजिंग, जैसे विदाउट कंप्रोमाइजिंग हमारे इकोनॉमिक और ग्रोथ को कंप्रोमाइजिंग करते हुए यूज करें और ह्यूमन नीड को पूरा करें, वो हमारे होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस की बात करते हैं तो रिसोर्स पोटेंशियल होते हैं डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं, दैट नोन एज ऑन द पोटेंशियल रिसोर्स इज फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज रिसोर्स, मतलब तो जो किसी स्पेसिफिक रीजन पे पाए जाए बट उसको हम यूटिलाइज ना कर पाएँ, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं। डेवलपमेंट रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज व्हिच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड बाय फॉर यूटिलाइजेशन नोन एज डेवलप्ड रिसोर्स, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल है हम उनको यूज कर रहे हैं, हम अपने डेवलपमेंट के लिए उसको यूज कर रहे हैं और उनको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोल और पेट्रोलियम जैसे ये हमारे हैं क्या, हमारे डेवलप्ड रिसोर्स हैं। अब बात करते हैं स्टॉक रिसोर्स की, तो मटेरियल इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट विच हैव बीन पोटेंशियल टू सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड, जो हमारे ह्यूमन नीड को सेटिस्फाइड करता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एक्सेस देयर नोन एज स्टॉक, जैसे क्या होता है, एक स्टॉक होता है एक रिजर्व होता है। स्टॉक का मतलब ये हुआ कि जैसे मटेरियल जो अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट में हमारे अवेलेबल हैं और उनको ह्यूमन नीड के लिए भी है, बट बीइंग डू नॉट हैव द एक्सेस दीज नोन एज, बट हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है, बहुत सारे मात्रा में है बट हमारे पास उसके लिए कोई एक्सेस नहीं, वो स्टॉक है। रिजर्व होता है, जैसे रिजर्व द सबसेट ऑफ स्टॉक व्हिच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, मतलब ये तो है रिजर्व चीज़ें वो होती हैं जो हमें पता तो है कि फ्यूचर के लिए हैं, बट उसके लिए हम अभी ये तो पता है कि हाँ किसका है। जैसे एक होता है कि आप नॉर्मली कहीं जाते हैं कैफे वगैरह में जाते हैं तो आप ऑलरेडी उसको रिजर्व करके पता होता है कि हाँ ये इतने लोगों भर के लिए है और ऑलरेडी ये बुकड है, तो वो हमारा होता है रिजर्व। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के देखते हैं, तो रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे ज़्यादा रिसोर्स हैं, जैसे देखिए आप सऊदी अरबिया देखिए, अगर वहाँ पे ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा पे वहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उनकी कंडीशन बेटर है कहीं ना कहीं, और यूटिलाइजेशन रिसोर्स एंड लेड टू द सीरियस ग्लोबल प्रॉब्लम लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ये सारी चीज़ें हमारी देखने को मिलती है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे डेवलपमेंट रिसोर्स के पॉइंट्स पे, ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको लिखा जाएगा कि क्या क्या मतलब चैलेंजेस हैं डेवलपमेंट रिसोर्स को लेके, तो उस सारी चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी लाइफ ऑफ ग्लोबल पीस एंड कैन बी अचीव थ्रू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स प्लानिंग। तो हम जैसे जानते हैं हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स होना चाहिए, जैसे हम सस्टेन करके आगे चलें, और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम कोई भी रिसोर्स अगर हम निकाल रहे हैं तो वो हमारे ग्लोबल पे कोई इफेक्ट ना करे। तो ये सारी चीज़ें जैसे हम मान लो पहाड़ तोड़ के कुछ निकाल रहे हैं तो उससे बहुत सारे, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि उत्तराखंड में जो भी एक जगह थी वहाँ पे क्या हुआ कि नीचे अगर रोड वगैरह बनाई जा रही थी जिससे क्या हुआ वहाँ के दरारें पड़ गई, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। तो आगे बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कोई इन्वायरमेंट को हम डैमेज ना करें, और डेवलपमेंट प्रेजेंट शुड बी नॉट कंप्रोमाइजिंग विथ नीड ऑफ द फ्यूचर रेगुलर, मतलब हमें ऐसी चीज़ें जो हमें फ्यूचर में उसके साथ कोई कंप्रोमाइजिंग ना करना पड़े, तो वो हमारा क्या कहलाता है सस्टेन। दोस्तों रियो डी जेनेरियो जो समिट हुआ था आपका 1992 में हुआ था, ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था जो कि रियो डी जेनेरियो नाम से जून 1992 में हुआ था। ये समिट जो एड्रेस क्या हम लोगों को बताया कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब डेवलप भी देखना है और हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है। तो इस बात पे एक वो हुई थी, मीटिंग हुई थी जिसको हम रियो डी जेनेरियो नाम से जाने जाते हैं। ये फर्स्ट मीटिंग थी, लीडर ऑफ द मोर देन जिसमें 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को बताए थे। एंड दे आल्सो आर ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 का बात करें तो ये एजेंडा 21 क्या है, तो इसमें कौन कौन से, तो इट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ साइन एट द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट।
एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को लेके, ये भी 1992 में हुई थी एट रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है। इसका मेन एम क्या था? इनका एम था कि इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल cooperation etc. also aim that every local government should draw its own local agenda। मतलब क्या होता है कि अब हर गवर्नमेंट को अपने एक एरिया में एक स्पेसिफिक पॉवर्टी और इन्वायरमेंट डैमेजमेंट और डिजीज़ से रिलेटेड ऑपरेशन चलाने का एक एजेंडा था, जिसको हम लोग एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। अब रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं तो हम लोग के जो जुडिशरी यूज ऑफ रिसोर्स, तो प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशरी यूज ऑफ रिसोर्स। जैसे हम लोग की एक प्लानिंग होती है कि कोई रिसोर्स को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो उसके बारे में है। तो रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले हमें रिसोर्स प्लानिंग से पहले हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए कि कोई इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ें देखना चाहिए। तो उसके बाद देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर सेल्फ सफिशिएंट टर्म अवेलेबल ऑफ रिसोर्स। तो हमें यहाँ पे जैसे इंडिया बिकॉज सम ऑफ द रीजन रिच एंड वन रिसोर्स बट आर डिफिसिट इन अदर रिसोर्स। देखो एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, जैसे रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, वाई? तो इसको देना है कि क्योंकि सम रीजन आर रिच इन वन रिसोर्सेज बट डिफिसिट इन अदर रिसोर्सेज। तो अपने यहाँ जैसे क्या होता है, कुछ रीजन एक वन रिसोर्स, जैसे कहीं एक ऐसी जगह जहाँ पे हर टाइप के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो कह रहा इंडिया बिकॉज सम रीजन आर रिच इन वन रिसोर्स बट आर डिफिशियंट इन अदर रिसोर्स, मतलब साथ में दूसरी भी चीज़ों में अवेलेबल है। तो देर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड देर आर सम रीजन वेयर हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाइटल रिसोर्स। कुछ जगह पर भरपूर मात्रा में अवेलेबिलिटी है और कुछ जगह पर क्या है, शॉर्टेज है। इस तरीके को हमें देखना चाहिए कि हाँ कहाँ पे हमें अवेलेबिलिटी यहाँ मैक्सिमम है, वहाँ पे हमें मैक्सिमम उस हिसाब से करना चाहिए। ये नहीं कि आपका कहीं शॉर्टेज हुआ, जैसे कहीं शॉर्टेज हुआ और उस पर आप ज़्यादा कर लिए, मतलब ज़्यादा डेवलप के लिए, अपने ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज वो कर लिए, कल को रिसोर्स हमारा ख़त्म हो गया। तो उस हिसाब से हमें देखना है कि कहाँ पे बैलेंस है, कहाँ पे अनबैलेंस है और कहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें आगे बढ़ना है। तो रिसोर्स एंड प्लानिंग इन इंडिया जैसे बात करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स, पहले हमें आइडेंटिफाइड करना चाहिए। फिर इवॉल्विंग प्लानिंग ऑफ डोट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए। मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान एंड ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट, मतलब ये भी देखना है कि पूरे नेशनल में कौन डेवलप का ऐसे क्या हमारे क्या कंडीशन होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई चीज़ को माइन करते हैं या कोई रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं तो इंडिया की क्या पोजीशन होगी, इस सब की चीज़ों को लेके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इंडिया हैज मेन कंसर्न एफर्ट द अचीविंग गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जैसे इंडियन हम जानते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स में, जैसे हम देखते हैं कि इंडिया वर्ल्ड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब ब्रिटिश लोग गए यहाँ पे मतलब इंडिपेंडेंट हम लोग को मिला, उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को यहाँ डेवलपमेंट बढ़ाना था, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई हमारे पास रिसोर्स नहीं। तो हमारे लिए एक प्लानिंग कमीशन आया जिसको फर्स्ट प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, इस तरीके से हम लोग ने डेवलप किया। तो कह रहा है कि प्लानिंग राइट फ्रॉम 5 ईयर प्लान एंड लॉन्च आफ्टर द इंडिपेंडेंस। अब रिसोर्स कोलोनाइजेशन ब्रिटिश पीरियड में क्या था, तो रिच नेचुरल रिसोर्स कोलोनियल वेयर मेन अट्रैक्शन फॉर फॉरेन इन्वेडर, मतलब जो हमारा यहाँ जो नेचुरल रिसोर्स था अपने यहाँ, ये कॉलोनियल पीरियड में मतलब काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया। एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्लोजिंग कंट्रीज हेल्प टू द एक्सप्लॉइट रिसोर्स एंड कॉलोनियल पीरियड। और उसके बाद हम लोग ने देखा कि इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस बाय कॉलोनाइजेशन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एज वेल एज टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीडेड फॉर प्रॉपर डेवलप। जैसे इंडिया एक्सपीरियंस किया, जैसे कॉलोनाइजेशन जब ब्रिटिश लोग आए तो उनको यहाँ इंडिया की जो रिसोर्सेज थे वो काफ़ी एकदम अच्छे थे। यहाँ के जैसे कॉफ़ी हो गई ये, और यहाँ की और सारी चीज़ें जैसे कि यहाँ के पत्थर हो गए, संगमरमर, ये सारी चीज़ें बहुत क्वालिटी वाले थे जिनको उनकी बहुत ज़रूरत है, उनके डेवलपमेंट में के लिए बहुत ज़रूरत थी, जो कि उनके एक रिसोर्स जो हमारे यहाँ थे। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे लकड़ी वगैरह के भी उन्होंने फॉरेस्ट लॉ वगैरह लाया। तो ये किस लिए लाया, इन्होंने यहाँ से जो रिसोर्सेज थे इसको ले जाने के लिए आया, इन्होंने रॉ मटेरियल्स बहुत सारे यहाँ से लेके गए। तो यहाँ की क्वालिटी हर कंट्री से कुछ डिफरेंट ही थी। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स से हम क्या समझते हैं, तो रिसोर्स वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, ओवरकम प्रॉब्लम, इरिगेशन, कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन एट द वेरियस लेवल इन इम्पॉर्टेंट। हमें ज़्यादातर जैसे यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए और
हम लोग को एक लिमिट भर चलना चाहिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आप लोग बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बार बार कह रहा हूँ, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फिर आप देख लीजिए कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कोई ना हम लोग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करें और हमारे इकोनॉमिकली आसान हो, हर चीज़ों को लेके, और फ्यूचर के लिए हमें इसकी मतलब उसके लिए हमें तरसना ना पड़े, कहेंगे कि या शॉर्टेज ना महसूस हो, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो एट इंटरनेशनल लेवल रिसोर्स जो होता है 1968 क्लब एंड रोम एंड 1877 एंड बल्टन कमीशन रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें नेसेसरी रिसोर्स हैं। अब लैंड रिसोर्स की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लैंड रिसोर्स में, और हमें इसको केयरफुल प्लानिंग करके यूज करना चाहिए। तो लैंड रिसोर्स इस इंडिया, जैसे इंडिया की बात करते हैं तो जियोग्राफिकली हमारे यहाँ अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे में हम लोग पढ़े हैं 43% लैंड एरिया एग्रीकल्चर, 27% प्लेटिव एंड 30% आपका माउंटेन। तो दोस्तों जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, अगर इस पर आएगा तो आप एक स्ट्रक्चर सर्कल बना के आप लोग उसमें दिखा देना इतने परसेंट ही, इतने परसेंट ये। तो दोस्तों बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन में, तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट लार्ज एरिया लैंड कवर्ड विद ट्रीज, एक ऐसा एरिया जो ट्रीज के द्वारा कवर्ड होता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जैसे बैरन एंड वेस्ट लैंड, लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूज, जैसे वो जगह कैसे हमारे यहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग हैं। एक तो फॉरेस्ट हैं कुछ एरिया पे, कुछ हैं जो हमारे पास कल्टीवेशन हैं, कुछ है अनकल्टिवेटेड अदर लैंड, जैसे परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग, इन सारी चीज़ों के लिए हैं जो कल्चरली बेस्ड पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फैलो लैंड्स क्या होते हैं? करेंट फैलो लैंड्स विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, जिसमें फैलो लैंड्स वो होते हैं जहाँ पे केवल एक बार खेती होती है, उसके बाद नहीं होती है, और उसके बाद देन फैलो लेफ्ट कल्टीवेशन फॉर 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब 1 से 5 साल खेती करने के बाद उनको हटा दिया गया। अब उसके बाद होता है नॉट सोन एरिया, ये ज़रूर पूछा जाता है। द टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड्स इट प्रेजेंट एरिया हुई टोटल, मतलब वो जो एरिया जिस पे खेती प्रेजेंट टाइम में हो रही है वो क्या होता है? नेट सोन एरिया होता है। तो लैंड यूज पैटर्न हम लोग अलग अलग पैटर्न यूज करते हैं, जैसे क्लाइमेट, सॉइल टाइप और टोपोग्राफी, ये सारी चीज़ें मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी के बेस पे हम लोग वहाँ पे प्लानिंग करते हैं, अलग अलग पैटर्न करते हैं। तो यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, ये पूछा जा सकता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो क्लाइमेट, ऑयल, सॉइल टाइप, टोपोग्राफी, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं जो लैंड फैक्टर्स को अफेक्ट करती हैं। मतलब इन सारी चीज़ों को मैं ध्यान रखते हुए हम लोग पैटर्न लैंड यूज पैटर्न, जैसे हम लोग उसको एक पैटर्न की तरह यूज करते हैं, कहेंगे कि जैसे कि हम लोग एक उसको डे बाय डे, जैसे हम लोग का जैसे कहाँ पे क्या ग्रो करना है, क्या कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है। सॉइल टाइप क्या है, वहाँ क्लाइमेट कंडीशन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा, तो वहाँ पे इस बेस पे करते हैं। टोटल जियोग्राफिकल एरिया हम कहते हैं अपने इंडिया में तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और ये अंडर परमानेंट पास्चर एंड डिक्रीज, धीरे धीरे क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है। इंडिया लैंड यूज डाटा अवेलेबल 93% ऑफ द टोटल एरिया, जो लैंड यूज अवेलेबल है 93% है टोटल एरिया पर। मेजर चेंजेस प्लेस इन लैंड यूज पैटर्न इंडिया, जैसे बात करते हैं बिटवीन 1960 to 61, 2014 to 15 मेजर चेंजेस टू प्लेस इन लैंड यूज पैटर्न इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द अदर करंट फैलो लैंड पुअर एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूज कास्ट एंड कल्टीवेटर हाई एंड पैटर्न ऑफ द नेट सोन एरिया एंड स्टेट एंड अदर। अब दूसरा बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया आर फॉर लोअर चैन डिजायर, 33% जियोग्राफिकल एरिया है, पूरे जियोग्राफिकल एरिया का 33% आपका फॉरेस्ट है। तो बेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरिया, ये सारी चीज़ें भी हमारे उसमें अवेलेबल हैं। रेलवे, रोड, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारा क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी, रोड, सड़कें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं हम लोग लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर क्या होता है? तो कॉमन प्रॉब्लम जैसे एसोसिएशन लैंड रिसोर्स विच इज़ एक्सेलरेट टुडे ह्यूमन बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ये सारी चीज़ें चल रही हैं डे बाई डे। ओवर ग्रेजिंग मतलब देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोग ज़्यादा जानवर होंगे, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन, ये सारी चीज़, तो ओवर ग्रेजिंग वगैरह, उसके बाद माइनिंग वगैरह हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड धीरे ख़त्म हो रहे हैं। एंड नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, विंड कॉज इरोजन ऑफ टॉप ऑफ द सॉइल, जैसे ये सारे इरोजन का एक रीजन है। मिनरल प्रोसेसिंग आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये मॉडर्न टॉपिक है और डिसीजन नीड कि हम लोग आगे चल के फ्यूचर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो बोर्ड आपको ज़रूर पूछता है।
मेजर ऑफ द कंट्रोल ऑफ द लैंड के सिस्टम, तो हम लोग क्या क्या एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट की कटाई रोक करके, उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट ग्रेजिंग का करके, कंट्रोल माइनिंग को करके, शेल्टर बेड्स मतलब एक जगह नीचे से हम लोग कहीं ना कहीं हर जगह घर वगैरह वो सारी चीज़ें, प्रॉपर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रियल वाटर की ट्रीटमेंट और स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग अगर करें, रोकें करें तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और सॉइल क्या होता है? सॉइल इन लिविंग सिस्टम सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो फॉर्मेशन, देखो सॉइल क्या होता है? सॉइल हम लोग जानते हैं कई टाइप्स के होते हैं। सॉइल फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो टेक मिलियन ऑफ ईयर सॉइल फ्यू ऑफ डेप्थ, मतलब कुछ ऊंचाई तक, कुछ गहराई तक चढ़ने के लिए मिलियन साल मतलब मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, जो कि बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड फॉर्म, लाइफ ऑफ द टाइम, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या कौन से हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये सारी चीज़ों को पढ़े हैं। तो एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल इज़ द मोस्ट वाइड सेपरेट इन सॉइल इंडिया विच हैज़ बीन डिपोजिट बाय 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर। 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर हैं जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा एलुवियल सॉइल। और उसके बाद देखिएगा कि कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फास्फोरस एंड एसिड एंड लाइम। ये जरूर पॉइंट याद कर लीजिए, पोटास, फास्फोरस, एसिड और लाइम, ये जरूरी आपको पूछा जाएगा। और ये किस किस से मिलकर बने होते हैं? तो सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलकर बने होते हैं। और एट आर डिवाइडेड, तो देखते हैं खादर और बांगर। खादर क्या होते हैं? जो इस समय खादर जो होते हैं, जैसे जिसमें जो चल रही हैं नई क्रॉप्स होती हैं उनको खादर, और जो वो होते हैं पुरानी वो हो चुकी होती है उनको बांगर बोलते हैं। पुरानी एलुवियल सॉइल बांगर और नई जो होती है खादर बोलते हैं। आइडियल ऑफ द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, पैडी, वीट, सीरियल एंड पल्सेज एंड क्रॉप्स। तो इसमें हमने देखा एलुवियल सॉइल में हमने देखा कि द हिमालय के रिवरों से के किनारे पाए जाते हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे पर पाए जाते हैं। ये डिपोजिट होके बने हैं और इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम जरूर पाया जाता है। और ये सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलकर बने होते हैं। और ये खादर और बांगर 2 टाइप के होते हैं। और शुगर कैन, वीट, ये सारी चीज़ें इसमें ग्रो होती हैं। तो दोस्तों इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और इतने पॉइंट ही मैक्सिमम है। अब ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो ब्लैक सॉइल आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ब्लैक सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीकन ट्रैप बेसाल्ट रीजन एंड मेड ऑफ द लावा फ्लो, रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, ये सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। और ये ज़्यादातर प्लेटिव महाराष्ट्र, सौराष्ट्र एंड मालवा एंड मध्य प्रदेश, इन सारी जगहों पे पाया जाता है। ब्लैक सॉइल में हमने देखा है ब्लैक कॉटन या रेगुलर सॉइल के नाम से जाने जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन जैसे ब्लैक सॉइल क्लाइमेटिक कंडीशन पे, जैसे पेरेंट रॉक मटेरियल के बेस पर डिपेंड करता है। ये डीकन ट्रैप जैसे कि बात करेंगे बेसाल्ट रीजन मेड ऑफ लावा फ्लो के द्वारा ये बना, जैसे राखपात निकला। और रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें इसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास एंड लाइम चीज़ें पाई जाती हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन, मैग्नीशियम, पोटास, ये जरूर पूछा जा सकता है। और ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और इस रीजन में पाया जाता है। तो ये दोस्तों मैप के जरिए आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि सॉइल कंडीशन कैसे होती हैं। तो इट इज़ अ रेड रिच कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन पार्टिकल, क्रिस्टलाइज एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इट इज़ फ्लो, रैनफॉल एंड डीकन प्लेट्यू, ये सारी जगहों पे पाया जाता है। इट इज़ फाउंड पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा एंड अलॉन्ग द प्रीडोमिनेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। लेटराइट सॉइल की बात करते हैं तो द वर्ड लेटराइट हैज़ बीन डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका मतलब है मीन ब्रिक्स। लेटराइट सॉइल डेवलप इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देखो लेटराइट सॉइल आपका ट्रॉपिकल और सब क्लाइमेट के आसपास होता है। अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन में ज़्यादा होता है। इट इज़ फाउंड मोस्टली इन वेस्टर्न घाट। कहाँ पे पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो ये गंगा और महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी पाया जाता है। एरिड सॉइल बोलते हैं, जो कि सैंडी सॉइल होता है। और ये एरिड जॉइंट फाउंड ड्राई एरिया जहाँ पे रेगिस्तान वगैरह पाए जाते हैं। कॉमन सॉइल ऑब्टेन इन दिस सॉइल इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इट कैन बी यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ सुटेबल इरीगेशन मेथड, केस वेस्टर्न राजस्थान। तो ये सारी चीज़ें सुटेबल जो लगता है उससे हम लोग कुछ ग्रो कर पाते हैं, वरना वो भी नहीं। फॉरेस्ट सॉइल क्या होती हैं? दिस इज हिली माउंटेन सॉइल होती हैं। और रेनी फॉरेस्ट आर अवेलेबल फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ द वैली ऑफ पर्टिकुलर रिवर टेरेस, जहाँ से रिवर टेरेस होता है, मतलब रिवर गिरती है उसके अगल बगल जो चीज़ें पाई जाती हैं फॉरेस्ट सॉइल होती हैं। तो सॉइल इरोजन क्या होता है? तो रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉइल एंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ नेचुरल एजेंडा लाइक ह्यूमन बीइंग के द्वारा। तो ये होता है हमारा नेचुरल, जैसे अपर लेयर, जैसे कि अर्थ का जो अपर लेयर है सॉइल का, उसको हटाना क्या होता है? ये होता है।
ये होता है आपका नेचुरल एजेंडा के द्वारा या ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा सॉइल के ऊपर पार्ट के जो लेयर होती है उसको एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। तो आज आप सॉइल इरोजन में हम लोग देखते हैं तो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, नेचुरल फॉरेस्ट फोर्सेस लाइक ग्लेशियर वाटर, रॉन्ग वे फ्लोइंग, विंड ब्लो लूज एंड सॉइल फ्लोट एंड स्लोपिंग, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ द सॉइल करते हैं तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन ऑफ द सॉइल इरोजन, तो प्लाविंग अलोंग द काउंटर लाइन्स एंड स्टेप कैन बी कट आउट फ्रॉम द स्लोप्स मेकिंग टेरेस, लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू द स्ट्रिप एंड ग्रास ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। देखो सॉल्यूशन ऑफ सॉइल इरोजन का क्या है, तो सबसे पहले ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी पूछी जा सकती हैं, क्या रीजन है और सॉल्यूशन क्या क्या है। तो प्लाइंग अलोंग द काउंटर लाइन्स, स्टेप कैन बी कट आउट एंड स्लोप मेकिंग टेरेस, लार्ज फील्ड डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप एंड ग्रास आर ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें हैं। प्लानिंग लाइन्स, ट्रीज एंड क्रिएट शेल्टर, एफॉरेस्टेशन एंड कंट्रोल ग्रेजिंग, एफॉरेस्टेशन लाओ, कंट्रोल ग्रेजिंग करो। तो ये दोस्तों ये सारी चीज़ें थी। अब मैं आपको मैप के बारे में बताता हूँ कि मैप क्या था। दोस्तों अब यहाँ पे आप मैप देख लीजिए जो कि इससे रिलेटेड मैप है, आपको बताने का आ सकता है कि कहाँ किस रीजन में। तो आप देखिए फॉरेस्ट एरिया, आप यहाँ देखिएगा, यहाँ जम्मू कश्मीर के पास है जो ग्रीन कलर में है। और यहाँ पे एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल आपका ये देखिए हमने पढ़ा था कि इंडस और ब्रह्मपुत्रा, और दूसरा कर रहा था गंगा नदी के से जो रिवर बैंक पे पाए जाते हैं, ये है। ये आपका थार डेजर्ट है यहाँ पे जो कि एरिड नाम से है, और लेटराइट आपका है जो यहाँ किनारे किनारे ये सारी जगहों पे पाया जाता है। और ब्लैक सॉयल आपका डीकन प्लेटू रीजन में पाया जाता है, और रेड सॉयल आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल, थोड़ा उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश, ये सारी जगहों पे भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका ये। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको भी देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको प्रीवियस ईयर आए हैं, हम लोग फिलहाल पढ़ चुके हैं चैप्टर्स। तो उसमें हम लोग देखते हैं जैसे कि 2015 का आपका क्वेश्चन था, व्हाट इज एस्टिमेट रिसोर्स एंड गिव एग्जांपल। तो आपको रिसोर्स भी हमने आपको स्टार्ट में ही पढ़ाया था कि फॉसिल फ्यूल से जो चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट पे अवेलेबल हैं, तो ये आपके नोट से कवर हो जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्या चीज़ें नहीं कवर हो पा रही हैं, तो उसको देखते हैं। फिर हमने देखा रिसोर्स इज अ ह्यूमन एक्टिविटी जैसे जस्टिफाई तो है, तो इसमें मेयर प्रेजेंट रिसोर्स, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये सारी चीज़ें। और हमें रिसोर्स को एसेंशियल कंपोनेंट होना चाहिए बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल अवेलेबल और इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को समझना है, रिसोर्स आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड आंसर। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि मेयर प्रेजेंट्स ऑफ रिसोर्स, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर वो है, और डज नॉट मेक टर्म रिसोर्स ह्यूमन बीइंग एन एसेंशियल कंपोनेंट आर रिसोर्स बिकॉज दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल और इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स। और यूटिलिटी जो रिसोर्स हैं डिपेंडेंट ऑन द स्टेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट एंड मैन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज बाय हिम। अगर मान लो ये रिसोर्सेज ना होते तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ना होती, हमारे पास ना आयरन होता, ना सारे मेटल्स होते, ना हम कुछ कर पाते, तो सारी चीज़ों पे। आगे देखते हैं जैसे क्लासीफाइड रिकॉर्ड, तो रिसोर्स ये भी मैंने आपको बढ़ा दिया था। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ द ओरिजिन, तो ओरिजिन पे बेसिस पे मैंने आपको बता दिया था, बायोटिक है बायोटिक होते हैं वो भी बता दिया। क्लासीफाइड रिसोर्स, रिचार्जेबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्स, और उसके बाद आपका ये है राइट द करेक्टरिस्टिक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के, तो ये रिसाइकेबल होते हैं और इसको फॉर्मेशन होने रिमिनियल साल लग जाते हैं। अब इसमें देखो चैप्टर की 8 एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आपका ये भी आया था 15 में। और अवर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्स बेस्ड ऑन ओनरशिप के टाइप ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जैसे 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्स बेस्ड ऑन ओनरशिप के बेस पे आपको 4 टाइप के रिसोर्स है। फार्म ओनर्स जो इंडिविजुअल हों, मतलब आपको ऐसे 4 एग्जांपल देने हैं जो इंडिविजुअल ओनर हों, जैसे क्या मतलब प्राइवेट कंपनीज उनके। तो इसमें आप आराम से हो जाएगा। डिस्टिंग्विश, इसमें कह रहा है कि डिस्टिंग्विश पोटेंशियल रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व में, तो आपको ये भी मैंने बता दिया स्टॉक रिजर्व क्या होता है, स्टॉक मटेरियल। और उसके बाद नेम कैटेगरीज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, कितने टाइप, पोटेंशियल, डेवलपमेंट रिसोर्स, ये सारी चीज़ें। तो इससे रिलेटेड आपके बार बार क्वेश्चन आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो आपको बताया ही था कैसा डेवलपमेंट। रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी, क्यों रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी है? क्योंकि लोगों को सस्टेन कर पाएँ, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ, जैसे हमारे पास डिफिशेंसी शॉर्टेज है। प्लानिंग हेल्प प्रॉपर यूटिलाइजेशन, हमें अब प्लानिंग और ऐसे कि कभी रिड्यूस ना हो यूटिलाइजेशन, तो सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन था इंडिया इनॉर्मस डाइवर्सिटी एंड अवेलेबिलिटी रिसोर्स, नेम 4 वेरीड ऑफ रीजन। 4 रीजन आप बता लोगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, जैसे कहाँ कहाँ पे वो है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, और उसके बाद आप देखेंगे कि राजस्थान में भी और महाराष्ट्र में भी सारी चीज़ें, असम, मुंबई हाई ऑयल रिसोर्सेस, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्लानिंग एज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी जुडिशियस एंड यूज रिसोर्स कंट्री लाइक इंडिया, जस्टिफाई स्टेटमेंट टू, ये 2013 का क्वेश्चन था। तो हम देखते हैं इंडिया हिज इनॉर्मस डाइवर्सिटी अवेलेबिलिटी रिसोर्स जैसे देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं डे बाई डे शॉर्टेज वगैरह हो रहा है, तो इस बेस पे हमने आगे क्वेश्चन को वो किया। तो इसमें आप वीडियो को रोक के आप देख लीजिएगा किस टाइप का लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं राइट द फैक्टर्स डिटरमाइन द रिसोर्स डेवलपमेंट इन रीजन, वो फैक्टर्स आपको लिखने हैं। और उसके बाद अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो आपके यहाँ 4 फैक्टर्स आपको दिखाए गए हैं, जैसा कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ द पीपल। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपके हर बार क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। और फिर बात करते हैं क्वेश्चन 21, आप देखिएगा तो ये भी सेम है, कंजर्वेशन रिसोर्स के बारे में है, जो कि आपको मैं नोट्स में पढ़ा चुका हूँ अभी। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन 22 पे। तो कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन वाइस्ड बाई गांधी जी। अब गांधी जी का चूँकि हम लोग पढ़े नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो गांधी जी 2012 में आपका आया हुआ था। तो गांधी जी वाइस टू कंसर्न अबाउट द रिसोर्स कंजर्वेशन पर गांधी जी ने वाइस दिया था। तो ये इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड ऑन एनी बॉडी नीड्स ही प्लेस द ग्रीड एंड सेल्फिश ऑफ द इंडिविजुअल। उन्होंने उनका मेन जो निकालने का सबसे बेस्ट रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हों हर लोगों तक पहुंच सके, और हम लोग कंजप्शन जो हो एक लिमिट में कर पाएँ। ये नहीं कि कोई कंजप्शन ज़्यादा मात्रा में कर ले रहा है और कोई कम मात्रा में कर रहा है। तो इस चीज़ों को हमें बिल्कुल से अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 4 इंस्टीट्यूशन एफर्ट ऑफ द ग्लोबल लेवल रिसोर्स कंजर्वेशन के 4 इंस्टीट्यूशन आपको एफर्ट देखने हैं। जैसे क्लब ऑफ रोम एडवोकेट एंड कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम 1970, गार्डियन फिजियोलॉजी आप देखिएगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि राइट द मेजर फीचर्स ऑफ रियो डी जेनेरियो समिट। तो इसमें भी हमने बता दिया था कि 100 जो स्टेट हुए थे, मतलब वो कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, और ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए मतलब ये सारी चीज़ें लीडर्स जिसमें साइन किया गया था कि क्लाइमेट चेंज को अपने अपने एरिया में हम लोग देखेंगे क्या क्या, जैसे हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, क्लाइमेट वगैरह के लिए सारी एक मीटिंग हुई थी जिस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी, और ये 21वीं सेंचुरी में की गई थी, इसलिए एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। वैसे इसमें फीचर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ये सारी चीज़ें हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे कि वाइल्ड लैंड यूज शुड बी डन इन प्लान्ड मैनर्स। तो यहाँ पे प्लानिंग मैनर्स में आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें इतने % हमारे पास अवेलेबल है। आप ऐसे ग्राफ में अगर वहाँ पे बनाते हैं तो आपको मार्क्स ऑब्टेन करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद आपका है कि नेम द फीचर्स ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया एंड परसेंटेज ऑफ शेयर। तो हम जानते हैं प्लेन्स 43% है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्लेन, और उसको हम लोग को यूटिलाइज करना है, माउंटेन कितना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका एक जो ग्राफ है, फ्लो चार्ट है, आपका इस माध्यम से दिखाना पड़ेगा। आगे मेजर लैंड यूज कैटेगरीज परसेंटेज इन शेयर, ये भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फॉरेस्ट है, ये सारी चीज़ें। और हो सकेगा तो न्यू डेटा आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये ओल्ड डेटाज हैं। हम न्यू डेटा अगर मेंशन कर देंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी हैं, कल्चरल फॉलो एंड अदर करंट फॉलो। तो करंट फॉलो लैंड जो होते हैं यहाँ पे आपका दिया हुआ है नेट सोन एरिया, जो कि लास्ट में आपको मैंने पढ़ाया था, लास्ट टाइम नोट्स में जाइएगा, लास्ट उसमें देखिएगा। अब उसके बाद फिर देखेंगे 34 कह रहा है राइट 3 फिजिकल एंड 3 ह्यूमन फैक्टर्स डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड। तो टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप। ह्यूमन फैक्टर में बात करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हाउ मच कंट्रीज एरिया शुड बी अंडर द फॉरेस्ट एंड। तो ये आपका NCERT के लास्ट पेज में दिया हुआ है। तो इट इज़ कंसिडर दैट
एसेंशियल मेंटेन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, लाइवलीहुड, मिलियंस ऑफ पीपल लिव इन फ्रिंज एंड फॉरेस्ट डिपेंडेंट हमें हैं। इतना परसेंट हमारे फॉरेस्ट एरिया हैं, जो कि 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया का पार्ट है। तो लैंड डिग्रेडेशन भी मैंने आपको बताया था भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप देख लीजिएगा कि वाटर एरोडेड एरिया, फॉरेस्ट एरिया, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये जो डेटा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपका, ये डेटा आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्यूचर में मतलब कि क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 42 है कि डिग्रेडेशन कॉजेस, ये ओवर ग्रेजिंग, ओवर, ये सारी चीज़ें भी बता चुका था मैं। उसके बाद आपको एफॉरेस्टेशन, ये भी आप पढ़ चुके हैं। और ये व्हाट इज सॉयल एंड हाउ मेनी सॉयल टाइप, ये सारी चीज़ें। और आपका है राइट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टाइप्स ऑफ सॉयल पे, तो ये भी आपका हो गया। एलुवियल सॉयल हो गया, रेड सॉयल आपने पढ़ लिया है। और राइट 3 रीजनल लोकल नेम्स एरिया वेयर फाइंड कोर्स एलुवियल सॉयल, 3 रीजनल लोकल एरिया तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एलुवियल सॉयल ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के पास भी पाए जाते हैं। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। जैसे हम लोग पढ़े थे कि जैसे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र रिवर, और तीसरा आपका था इंडस रिवर, इन सारे प्लेन पे पाए जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इस प्लेन पे भी ये पाए जाते हैं। अब खादर बांगर में क्या डिफरेंट है तो देख लीजिएगा। ओल्ड एलुवियल सॉयल होता है, खादर जो होता है न्यू एलुवियल सॉयल होता है। ये कंसनट्रेट कांकड़ वगैरह होते हैं, इसमें मोर फाइन पार्टिकल पाए जाते हैं। और 52 जो है गिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलुवियल सॉयल, तो ये भी आपको बता चुका हूँ। और किन किन चीज़ों पे क्लाइमेट कंडीशन, पेरेंट्स ऑफ मटेरियल। 56 है राइट ब्रोड कैटेगरी ऑफ सॉयल महाराष्ट्र पाल, तो यहाँ पे देखते हैं ब्लैक सॉयल कहाँ पे पाया जाता है, जो रेगुड सॉयल या ब्लैक सॉयल नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ द रेगुड सॉयल, तो रेगुड सॉयल ब्लैक सॉयल के बारे में आपको पूरा बताए हैं। और उसके बाद फिर है राइट द करेक्टरिस्टिक लैटराइट सॉयल, ये भी आप बता सकते हैं। और उसके बाद राइट 6 स्टेट लैटराइट सॉयल जहाँ पाए जाते हैं। राइट द मेन करेक्टर ऑफ सॉयल्स, ये आप बिल्कुल देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से हैं, और यहाँ पे कोई भी सारी चीज़ क्वेश्चन से जो भी एक एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं जिसको हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये कुछ रहा आपका कंप्लीट चैप्टर 1, जिसको हम बोलेंगे, जिसमें हम लोगों ने नोट्स की स्टडी किए, मैप देखा, और प्लस में हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन आंसर कितने टाइप्स के पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर को लेके एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।